हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम जय शर्मा है और आज हम लेके आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पीपल एज रिसोर्सेज। ओके, तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि हम ये लेक्चर सीरीज में एनसीईआरटी का चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे इन दैट वे दैट ये हमें वेरियस टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, एसएससी हो गया या बैंकिंग हो गया, या जहां जहां पे भी एनसीईआरटी का बेस यूज होता है वहां पे ये हमें एप्लीकेबल रहेगा। एंड सेकेंड थिंग कि एनसीईआरटी में जो डेटा दिया गया है वो इतना अपडेटेड नहीं है, दैट मीन्स वो 2018-19 के बाद अपडेट नहीं किया है, और हमारे लेक्चर सीरीज में आपको वो सारा अपडेटेड रहेगा टिल 2024। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज। सो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर पहला है हमारा दैट इज पीपल एज रिसोर्सेज। तो पीपल एज रिसोर्सेज में इसको हम अगर बेटर तरीके से समझते हैं तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक ह्यूमन होता है, ठीक है। अब एक ह्यूमन को उसके लाइफ टाइम में क्या दिया जाता है? उसको एजुकेट किया जाता है, उसका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है, उसको वेरियस टाइप्स का नॉलेज दिया जाता है, और अबव ऑल उसका हेल्थ केयर भी किया जाता है। तो जब आप एक ह्यूमन का ये सारी चीजें ध्यान रखते हो तो इन रिटर्न वो क्या करता है कि वो ह्यूमन को जब आप एजुकेट करोगे, उसका स्किल डेवलपमेंट करोगे, उसको नॉलेज दोगे, उसका हेल्थ केयर करोगे, तो इन रिटर्न वो ह्यूमन एक कैपिटल बन जाता है। और जब ये कैपिटल बन जाता है तो ये क्या करता है? इन द फॉर्म ऑफ टीचर ये लोगों को पढ़ाएगा, ये एजुकेट करेगा। वो इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर ये लोगों का इलाज करेगा, उनका हेल्थ केयर करेगा। ये इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिशियन ये लोगों के लिए पॉलिसीज बनाएगा, राइट। और या कोई और तरीके की सर्विसेज देगा, फॉर एग्जांपल आईटी सर्विसेज हो गया या फिर कोई सोशल सर्विसेज हो गए, इस तरीके से। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप एक ह्यूमन को पढ़ाओगे नहीं, स्किल डेवलपमेंट नहीं करवाओगे, नॉलेज गेन नहीं करवाओगे, उसका हेल्थ इंप्रूव नहीं होगा, तब तक वो ह्यूमन एक कैपिटल नहीं बनेगा। और जब आप ये चीज करवा दोगे उसे तो वो एक कैपिटल बन जाएगा, और ये कैपिटल बन के क्या करेगा? ये लोगों को पढ़ाएगा, लोगों को नॉलेज देगा, लोगों का इलाज करेगा, ठीक है, लोगों के लिए पॉलिसीज बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटिशियन, एंड इनफैक्ट ये आईटी सर्विस भी करेगा और कई सारे टाइप की सर्विसेज भी करेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें यही चीज समझनी है कि किस तरीके से एक ह्यूमन जो होता है वो एक कैपिटल बन जाता है, एंड दिस इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो क्या फैक्टर से वो बनता है और वो फैक्टर्स का ट्रेंड क्या चल रहा है इंडिया में। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एजुकेशन का क्या ट्रेंड चल रहा है, प्राइमरी एजुकेशन क्या चल रहा है, हायर एजुकेशन क्या चल रहा है, उसके अंदर डिस्पैरिटीज क्या चल रही है। ओके, सिमिलरली हेल्थ के अंदर क्या इश्यूज चल रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट में क्या इश्यूज चल रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है। तो ये सारी ही चीज हम कवर करेंगे। इसके अंदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है, तो प्लीज उसको ध्यान से देखिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। तो इसके अंदर जैसे हमने ये इमेज यूज करी गई है, इमेज में क्या बोला है कि पीपल एज रिसोर्स। अब एक पर्टिकुलर ह्यूमन होता है, वो कई सारे टाइप की स्किल्स लेता है। तो जैसे हम स्कूल टाइम में थे तो हमें पता है कि स्कूल टाइम में हमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए भी पुश किया जाता था। दैट मीन्स कि हमें सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं या होमवर्क या लेक्चर्स है, उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के लिए भी पुश किया जाता था कि अगर मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं बाकी सारी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पे भी पुश करे थे। तो जब मैं एक एज पे पहुंच जाता हूँ, लेट्स से आफ्टर 10th हो गया या आफ्टर 12th हो गया, तो मैं कुछ चीजें फिगर आउट करने लग जाता हूँ कि दैट ओके मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को पायलट बनना है, मेरे को स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, राइट। या मेरे को कोई और टाइप की एक्टिंग करनी है, मेरे को आर्ट्स में जाना है, मेरे को ड्रामा करना है। सो दीज आर ऑल क्या है कि जब आप छोटे थे, एज ए ह्यूमन थे, तो आप में ये सारी चीजें इन्वेस्ट की गई। दीज आर द स्किल सेट्स आपको दिया गया, आपको पढ़ाया गया, स्किल सेट्स दिया गया, वो स्किल्स की नॉलेज दी गई, आपको हेल्थ केयर दिया गया, ताकि जब आप एक पर्टिकुलर एज पे आओगे तब आप एक रिसोर्स बन जाओगे। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक रिसोर्स बन जाओगे तो आप वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज वापस अपने पेरेंट्स को या फिर हम कह सकते हैं सोसाइटी एज अ होल वो सर्विसेज दे पाओगे, राइट। तो दिस इज द अल्टीमेट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज पीपल एज रिसोर्सेज। ओके, तो यहां पे हम देखते हैं
जैसे हमने अभी तक समझा, यहाँ पे हमने क्या तरीके से समझा कि इस तरीके से ह्यूमन एक कैपिटल में फॉर्म होता है। तो जब एक ह्यूमन कैपिटल में फॉर्म होता है तो हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर ह्यूमन का क्या इंप्रूव होता है कि उसकी प्रोडक्टिव स्किल इंप्रूव हो जाती है। तो जब उसकी प्रोडक्टिव स्किल आप इंप्रूव करते हो तो किस तरीके से इंप्रूव करोगे, उसको एक प्रॉपर टाइप का एजुकेशन देके, वो एजुकेशन का आप उसको नॉलेज दोगे एंड इनफैक्ट उसका स्किल डेवलपमेंट करवाओगे। सो दैट इज हिज प्रोडक्टिव स्किल्स, यानी कि उससे क्या होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी एंड हेंस उसकी प्रोडक्टिव स्किल और भी ज्यादा इंक्रीज होगा। और जब इसकी प्रोडक्टिव स्किल इंक्रीज होगी तब हम कह सकते हैं वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस या फिर हम कह सकते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में एक क्रिएशन करता है। अब ये चीज कैसे होती है, तो यहां पे एक चीज समझिए कि जब आप एक ह्यूमन को पढ़ा रहे हो, राइट, आपने अपने बच्चे को या ह्यूमन को आपने पढ़ाया, आपने उसको एजुकेट किया, ठीक है। अब एजुकेट करने से क्या हो रहा है कि वो ह्यूमन, जब आप उसको पढ़ा दे रहे हो तो वो ह्यूमन किस में फॉर्म हो जा रहा है, वो ह्यूमन कैपिटल में फॉर्म हो जा रहा है। तो वो एक ह्यूमन कैपिटल बन गया। अब ये कैपिटल बन के क्या कर रहा है कि इसने पढ़ाई करी है, ठीक है, आपने इसको 10 तक, ऐसा होता है कि हम उसको जनरल टाइप की स्टडीज कराते हैं, 10 तक आपने उसको कई सारी टाइप की स्टडीज कराई है। मान लीजिए कि आपने उसको स्टडी कराई है, साइंस पढ़ाया, हमने मैथ्स पढ़ाया, हमने उसे आर्ट्स पढ़ाया है, हर एक टाइप का सब्जेक्ट जो था वो सब हमने उसको पढ़ा दिया है। और एट द एंड उसने डिसाइड किया दैट ठीक है, मेरे को ये सब में से सबसे बेटर लग रहा है बायोलॉजी। तो वो क्या किया, उसने फिर डॉक्टर बन गया। तो हेंस इसने एक नया डॉक्टर जो है क्रिएशन हुआ है हमारी इकोनॉमी में। अब ये जो नया डॉक्टर होगा, अभी डॉक्टर के पास कई सारे टाइप के ऑप्शंस होंगे, राइट। लेट्स से ये डॉक्टर ने क्या किया, ये डॉक्टर ने दो टाइप का इसके पास ऑप्शन होता है, या तो ये खुद का क्लिनिक ओपन कर सकता है या फिर ये कोई जॉब कर सकता है, कोई गवर्नमेंट में या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में ये जॉब कर सकता है। तो एट दैट इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि जब एक डॉक्टर हेल्थ सर्विसेज देता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोगों के बीच में हेल्थ केयर की अवेयरनेस करना, क्योंकि लोग जितना ज्यादा हेल्दी रहेंगे वो उतना ज्यादा काम कर पाएंगे। जैसे मैं एक एम्प्लॉय हूं, जैसे मैं यूपीएससी परीक्षा का एम्प्लॉय हूं, अब अगर मैं हेल्थी नहीं रहता हूं, मेरे को कोई टाइप की इलनेस रहती है, मेरे को कोई टाइप की बीमारी रहती है, तो मैं हेल्दी नहीं हूं, तो यूपीएससी परीक्षा में बार बार मैं कंटिन्यूटी में वीडियोस नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, कंटिन्यूटी नहीं हो पाएगी। तो उससे क्या रहेगा कि यूपीएससी परीक्षा मेरे को बार बार बोलेगा कि आपका हेल्थ का इश्यूज चल रहा है, तो आप रेस्ट कीजिए, आप पहले ठीक हो जाइए, उसके बाद आप काम कीजिए। तो दैट मीन्स कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा हूं। अब जब मैं प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा हूं तो मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, मेरे को पैसा नहीं मिलेगा तो मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा, अगर मैं खर्च नहीं करूंगा तो इकोनॉमी में पैसा नहीं घूम पाएगा, राइट। सो दैट मीन्स कि मेरी इलनेस कब ठीक होगी, जब हमारे पास डॉक्टर रहेंगे। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जब आप उसकी प्रोडक्टिव स्किल इंक्रीज करते हो तो वहां पे क्या, किसमें ये कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के क्रिएशन में आप उसको इंक्रीज करवाते हो, राइट। सो दैट इज इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, हम कह सकते हैं। ओके, फिर अगर हम देखते हैं कि जो चीज हमने डिस्कस करी वही है, जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है उसको हम, और कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कब होगा, जब उसको हम एजुकेट करेंगे और वो हेल्दी रहेगा। एंड इससे क्या रहेगा कि वो इकोनॉमी का एक फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर वो पर्टिकुलर ह्यूमन डॉक्टर ना बन के इंजीनियर बनता है, तो जब वो इंजीनियर बनेगा तो वो बिल्डिंग्स बनाएगा, राइट, वो वेरियस टाइप का इंजीनियर बन सकता है, या तो वो बिल्डिंग बनाएगा या मशीनरी बनाएगा। तो ये सब क्या रहेगा, ये फिजिकल कैपिटल रहेगा। तो जितने ज्यादा लोग इसके बारे में पढ़ेंगे उतना ज्यादा फिजिकल कैपिटल में फॉर्मेशन इंक्रीज होता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप एक ह्यूमन को जितना ज्यादा उस पर इन्वेस्ट करोगे वो उतना बड़ा कैपिटल आपके रिटर्न में रहेगा। एक बेसिक एग्जांपल समझते हैं कि जब एक लड़का या लड़की रिलेशनशिप में होते हैं तो वो रिलेशनशिप को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे जाके बढ़े, या फिर हम शादी करें या बच्चे हो या एक्सेट्रा। बट द पॉइंट क्या रहता है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट से नहीं सोच पाते विद दैट पर्टिकुलर पर्सन तो आप उसके अंदर इतना इन्वेस्ट नहीं करोगे, राइट। तो जब आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो आपको कैपिटल बन के नहीं खिलेगा। अगर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, दोनों साइड से उस पर इन्वेस्टमेंट रेगुलर हो रहा है, डेज बाय डेज, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर,
तो एट द एंड वो आपको एक कैपिटल बन के रहेगा और एक मैच्योर रिलेशन बन के आपके सामने आएगा जिसको आप आगे लेके जा सकते हैं, राइट। तो यही पॉइंट रहता है, सेम चीज होती है ह्यूमन में, जितना पैसा डालोगे उतना ज्यादा वो आपके लिए कैपिटल बन के बाहर आएगा। ओके, अब इसको हम बेटर तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ साकाल एंड द स्टोरी ऑफ विलास। ओके, दोनों की एक बेसिक स्टोरी है, राइट। इट्स वेरी सिंपल कि जो साकाल है, साकाल के फैमिली में एक फादर है, एक मदर है, ठीक है। जो मदर है उसका नाम है शीला और जो फादर है उसका नाम है बातू चौधरी। ओके, अब जो उसकी मदर है शाकाल की, वो मदर हाउसवाइफ है, ठीक है। एंड जो फादर है वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, यानी कि वो एग्रीकल्चर फार्मर है। ओके, इसके अलावा शाकाल के दो यंगर ब्रदर एंड सिस्टर है, एक उसका भाई है ब्रदर और एक उसकी सिस्टर है। अपार्ट फ्रॉम दिस शाकाल का एक और अंकल है, यानी कि उसके फादर का एक भाई है, अब नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, जस्ट हम अंकल से कर सकते हैं कि उसका एक भाई है, अंकल है। वो अंकल ने 10th तक पढ़ाई करी हुई है बट उसको जॉब नहीं मिल रही, तो वो एक अनएम्प्लॉयड है। जॉब क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि वो अनस्किल्ड है। ओके, वो अनस्किल्ड है, राइट। तो ये स्टोरी है साकाल की। तो साकाल के फादर चाहते हैं कि साकाल पढ़ाई करे, तो उसको नियर बाय जो स्कूल है, उसको नियर बाय जो स्कूल है उसके अंदर एडमिशन करवा दिया, ठीक है। अब वो स्कूल के अंदर उसने प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया, उसने सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर लिया एंड इनफैक्ट उसने हायर सेकेंडरी एजुकेशन भी कंप्लीट कर लिया। तो इससे क्या रह गया कि उसके पास एक बेसिक एजुकेशन आ गया। और जब ये एजुकेशन कंप्लीट हो गया उसका, तो उसके फादर ने उसको फोर्स किया या परसुएड किया, और इनफैक्ट शाकाल का भी इंटरेस्ट आ गया कि उसने एक कंप्यूटर का कोर्स कर लिया। आफ्टर इट्स एजुकेशन उसने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया, तो उसका एक स्किल डेवलप हो गया और उसके बेसिस पे उसको एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई, जहां पे उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो सॉफ्टवेयर से वो कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और उसके चलते शाकाल को प्रमोशन मिल गया और शाकाल को एक वेल सेटल्ड जॉब मिल गई, दैट इज अ प्राइवेट जॉब, राइट। तो एक वेल सेटल्ड जॉब मिल गई। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ साकाल, राइट। वेरेज अगर विलास की स्टोरी देखते हैं तो विलास का एक इशू क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल विलास के जो फादर है उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ 2, मतलब जब विलास 2 साल का था तब उनके फादर की डेथ हो गई थी, राइट। हिज फादर वाज अ फिशरमैन, के फादर फिशरमैन थे। एंड जो मदर है, पूरा अब वर्क जो पैसा है वो सीधा किस पे आ गया? मदर पे आ गया। नाउ ये मदर क्या करने लग गई कि फिश सेल करने लग गई, राइट। तो यानी कि इनके पास जो पैसा होता था दैट वाज ₹150 पर डे कमा पा रहे थे ये, दैट इज वेरी लो। एडिशनली विलास को एक हेल्थ इश्यू था, एक हेल्थ इलनेस थी और उसके चलते विलास जो है इतना हेल्दी नहीं रहता था। तो जब आप हेल्दी नहीं रहोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, वो पढ़ाई इतना अच्छे से कर नहीं पाता था, उसको रेगुलर डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, कुछ ना कुछ उसको इशू रहते थे, राइट। एंड सून उसकी जो मदर है वो भी इल हो गई। तो पैसा कमाने के लिए विलास को अपनी मॉम का ऑक्यूपेशन करने लगे, यानी कि उसको फिर फिश सेल करने लग गया। तो वो एक फिश को सेल करने लग गया। तो इसके चलते क्या हुआ कि वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाया, देयर वाज नो एजुकेशन। तो जब एजुकेशन नहीं मिला उसको उसको ना ही एजुकेशन मिला, ना उसका हेल्थ ठीक रहा, ना उसके पास स्किल डेवलपमेंट हुई, ना ही कोई टाइप का बड़ा नॉलेज मिला, तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि उसकी प्रोडक्टिविटी लो रह गई और उसकी इनकम काफ़ी लो रह गई। बट ऑन द कॉन्ट्ररी साकाल एक वेल सेटल जॉब मिल गई, उसकी इनकम बढ़ गई और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो गई। सो दीज आर द टू स्टोरी ऑफ साकाल एंड विकास। दोनों का डिफरेंस क्या है कि जो साकाल है उसको एजुकेट किया एंड जो विलास है वो अनएजुकेट रहा। तो उसके चलते जो साकाल की इनकम है वो हायर रह गई और विलास की जो इनकम है वो लोअर रह गई। सो दीज आर द मेजर इशू जो रहा था, राइट। तो यही पॉइंट है कि एक ह्यूमन रिसोर्स पे आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करोगे उतना बड़ा वो कैपिटल बनेगा, जितना कम इन्वेस्ट करोगे उतना छोटा वो कैपिटल रहेगा। तो यही है द स्टोरी ऑफ साकाल एंड द स्टोरी ऑफ विलास, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कह सकते हैं
कि जैसे साकाल और विकास में मेजर चीज क्या थी, एजुकेशन था, राइट, यानी कि इन्वेस्टमेंट था, कि जितना ज्यादा हम उस पर इन्वेस्ट करेंगे, राइट, तो जितना ज्यादा इन्वेस्ट होगा ह्यूमन रिसोर्स में, उतना बड़ा आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा इन फ्यूचर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जापान। अब जापान पे है ना एक केस स्टडी हुई थी। क्यों केस स्टडी हुई थी? कि जो जापान एक कंट्री है, उसके पास कोई भी टाइप का नेचुरल रिसोर्स नहीं है। देयर इज नो नेचुरल रिसोर्स, मतलब ना ही उसके पास ऑयल है, राइट, ना ही कोई टाइप का मिनरल है, बट स्टिल जो जापान है वो सिर्फ डेवलप्ड ही नहीं, वो एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है। जापान इज अ हाईली डेवलप्ड कंट्री। तो ऐसा क्यों? तो उस पर केस स्टडी हुई थी। तो केस स्टडी में ये पता चला कि जापान ने जितना भी पैसा कमाया, राइट, जितना भी पैसा कमाया, वो सारा पैसा उसने कहाँ डाला? ह्यूमंस में इन्वेस्ट कर दिया, राइट, ह्यूमंस में इन्वेस्ट कर दिया। यानी कि उसने बहुत अच्छा एजुकेशन लाया, राइट, एजुकेशन लाया, स्किल डेवलपमेंट लाया, उसने टेक्नोलॉजीज लाई। तो इस तरीके से उसने वहां पे एजुकेशन कर दिया। ओके, तो और उसने क्या किया कि जब उसने अपने लोगों को पढ़ा दिया, जब उसने अपने ह्यूमंस को इन्वेस्ट कर दिया, तो ये ह्यूमंस ने क्या किया? वंस दे हैव इन्वेस्टेड इन द ह्यूमंस, तो ये ह्यूमंस में क्या हो गया? दे फिर स्टार्टेड गिविंग रिटर्न। यही चीज देखी है ना हमने, कि आप ह्यूमंस में जब इन्वेस्ट करोगे तो वो आपको रिटर्न देने लग जाएंगे, राइट। आपने ह्यूमंस को पढ़ा दिया, यानी कि वो आपका कैपिटल बन गया, अब वो कैपिटल आपका रिटर्न बन जाएगा। तो जापान ने क्या किया कि उसके पास कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं था। हर नेचुरल रिसोर्स वो क्या करता था? वो इंपोर्ट करता था। तो ये इंपोर्ट किया हुआ नेचुरल रिसोर्स किसके पास गया? ह्यूमंस के पास गया, जो पढ़ लिख लिए हैं, जो कैपिटल बन गए हैं। और ये ह्यूमंस ने ये नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया और एक फिनिश गुड बनाने लग गए, और ये फिनिश गुड को वो एक्सपोर्ट करने लग गए। इसका एग्जांपल हम देखते हैं दैट जो जापान है उसने कई सारे सेक्टर्स में ग्रोथ किया है। फॉर एग्जांपल एक आ गया ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल में जो मेजर कंपनीज है, जो इंडिया में भी है सबसे ज्यादा चलती, दैट इज टोयोटा। टोयोटा हो गया, होंडा हो गया। सो दीज आर द कंट्रीज जो सबसे ज्यादा चलती है। इनफैक्ट निसान भी हो गई। सो दीज आर ऑल जापानीज कंट्री। तो ये जापानीज कंट्री है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम देखते हैं कि नॉट जस्ट इन ऑटोमोबाइल्स, तो यहां पे क्या किया उन्होंने कि ऑटोमोबाइल्स में रॉ मटेरियल्स कहीं से इंपोर्ट किए और फिर एक फिनिश गुड बनाया, एंड उसको फिर पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। यानी कि इनोवा जो है टोयोटा की, वो काफी ज्यादा फेमस है। होंडा की कार काफी ज्यादा चलती है इंडिया में। इनफैक्ट निसान की कार्स भी काफी ज्यादा चलती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं सिर्फ ऑटोमोबाइल ही नहीं, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें भी काफी ज्यादा इसका ग्रोथ रहता है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स में देखते हैं हम, जैसे सोनी हो गया, राइट, पैनासोनिक हो गया, ये काफी ज्यादा चलता है, राइट। इनफैक्ट कैनन जो है वो भी जापान का है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखते हैं कि नॉट जस्ट ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, और भी टाइप की इंडस्ट्रीज है, लाइक सेमी कंडक्टर्स है। तो सेमी कंडक्टर्स में भी जापान काफी ऊपर आ गया है। सेमी कंडक्टर्स में हम देखते हैं अगर कंपनी आ गया लाइक मित्सुबिशी, मित्सुबिशी का ऑटोमोबाइल भी आ जाता है, हिटाची, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि जापान ने क्या किया, उसके पास इवन तो कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं था, ठीक है, और उसने क्या किया कि जो ह्यूमंस है उसको बहुत अच्छा पढ़ाई करवाया, उसका बहुत अच्छा स्किल डेवलपमेंट कराया, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कराया, और फिर उनको ये नेचुरल रिसोर्स दिए। तो उन्होंने ये नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज किया कि आज के टाइम में ये पूरे वर्ल्ड में कई सारी चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक साथ, राइट। सो दिस इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप। सो जापान इज अ वेरी ग्रेट एग्जांपल दैट जापान, कंट्री लाइक जापान हैज इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स, और आज के टाइम में उसको बहुत ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, राइट। तो ये एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है जापान की। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी चीज हमें समझनी है दैट इज कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या टाइप की होती है, राइट। वेरी सिंपल है, तीन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सबसे पहले हो जाती है प्राइमरी एक्टिविटी। नाउ ये प्राइमरी एक्टिविटीज वो होती है जिसके अंदर जमीन में से कोई भी टाइप का रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो दीज आर द प्राइमरी एक्टिविटीज, राइट। तो इसके अंदर एग्रीकल्चर आ जाएगा, फॉरेस्ट्री आ जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग, यानी कि जो जो चीजें जमीन में से आती है, जो एक रॉ मटेरियल बनती है और उसको फिर यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी।
राइट. सो दैट मीन दैट कम्स टू द सेकंड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको सेकेंडरी एक्टिविटी कहा जाता है. अब इसके अंदर जो भी रॉ मटेरियल हमें प्राइमरी एक्टिविटी से मिलता है उसको प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करके एक तरीके से फिनिश गुड्स बनाया जाता है. तो यहां पे एक फिनिश गुड्स बन जाता है. राइट. सो दैट इज द सेकंड काइंड ऑफ एक्टिविटी, दैट इज द सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसके अंदर आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, आ जाएगा फूड प्रोसेसिंग, आ जाएगी एंड ऑयल रिफाइनिंग भी आ जाएगी. राइट. तो जैसे हमने कहा कि प्राइमरी एक्टिविटी में क्या होता है कि ऑयल निकाला जाता है, दैट इज माइनिंग. माइनिंग से ऑयल निकाला जा रहा है, एंड वो ऑयल को जब रिफाइन कर देते हो तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आ जाता है. राइट. यानी कि जमीन में से ऑयल निकालना इज अ प्राइमरी एक्टिविटी, वो निकाले हुए ऑयल को रिफाइन करना दैट इज द सेकेंडरी एक्टिविटी. एंड थर्ड आ जाता है इज द टर्शरी एक्टिविटी, जिसके अंदर आपने सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. जैसे अभी जो मैं टीचिंग सर्विस दे रहा हूं, राइट, सो दिस इज अ सर्विस. तो ये टर्शरी एक्टिविटी में आ जाता है. इसमें ट्रेड आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, कम्युनिकेशन, बैंकिंग सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज, कोई और टाइप की सर्विसेज या फिर इंश्योरेंस सर्विसेज. तो दीज आर ऑल पार्ट ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज. ओके. अब जो दूसरा पार्ट आ जाता है दैट इज द पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, की दो टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पार्ट्स रहते हैं. पहला पार्ट होता है दैट इज द मार्केट एक्टिविटीज, यानी कि वो टाइप की एक्टिविटीज जो मेरे को पैसा दे रही है, यानी कि जिसके अंदर रेम्युनरेशन इन्वॉल्व है टू एनीवन हु परफॉर्म्स, दैट इज द एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर पे और फॉर प्रॉफिट. यानी कि कोई भी पैसे के लिए आप कोई भी काम करते हो, सो दैट इज मार्केट एक्टिविटी. अब इसके अंदर प्राइमरी एक्टिविटी भी आ जाएगी, दैट मीन्स कि आप एग्रीकल्चर भी आ जाएगा इसके अंदर. इसके अंदर सेकेंडरी एक्टिविटीज भी आ जाएगी, दैट मीन्स कोई भी टाइप का प्रोडक्शन भी आ जाएगा. इसके अंदर सर्विस एक्टिविटीज भी आ जाएगी, यानी कि कोई भी टाइप का टीचिंग भी आ जाएगा. बट इन रिटर्न अगर पे मिल रहा है, दैट इज द मॉनेटरी एक्सचेंज हो रहा है, सो दैट इज द मार्केट एक्टिविटी. बट अगर जिसके अंदर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, या फिर हम कह सकते हैं दैट इज फॉर द सेल्फ कंजम्पशन ओनली, वो नॉन मार्केट एक्टिविटी होती है. जैसे कई सारे फार्मर्स है इंडिया में, जो फार्मर्स नहीं कह सकते हम उनको, उनको एक बेसिक जिसके घर के पास एरिया है, जिसके घर में एक जगह है जहाँ पे वो कोई भी टाइप का ट्री उगा सकता है, कोई भी टाइप का प्लांटेशन कर सकता है, कोई सब्जियां उगा सकता है, कोई फल उगा सकता है. तो वो उगा के वो क्या करता है, वो सेल्फ कंज्यूम करता है. यानी कि दैट इज नॉट फॉर सेल, वो नॉट फॉर सेल है, यानी कि वो मार्केट में बेच नहीं रहे हैं, वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही रख रहे हैं. सो दैट कम्स अंडर द नॉन मार्केट एक्टिविटीज. ओके. अब जो दूसरी चीज हमें समझनी है कि इंडिया में जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, राइट, कि हमने कहा कि आप क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें इंक्रीज करनी है, तो वो तीन तरीके से इंक्रीज होती है. पहला है कि वहां पे लिटरेसी रेट कितनी है, दूसरा वहाँ का हेल्थ क्या है जिसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती है, और थर्ड हो जाता है कि वो लोगों को आपने स्किल फॉर्मेशन करवाया है या नहीं, ये मैटर करता है. राइट. सो दैट इज द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. ओके. तो हम वन बाय वन देखते हैं. तो सबसे पहला चीज क्या है कि एजुकेशन को एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर माना गया, यानी कि एक क्रूशियल ड्राइवर माना गया है. जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि जब आप एक ह्यूमन को एजुकेट करोगे, यानी कि उसको पढ़ाओगे, तो या तो वो डॉक्टर बनेगा, या इंजीनियर बनेगा, या टीचर बनेगा, या कोई भी बड़ा एक्टर बनेगा, स्पोर्ट्समैन बनेगा, राइट, या कोई और टाइप की सेक्टर में जाएगा, कोई और टाइप की एक्टिविटी करेगा. बट द पॉइंट इज कि जब तक आप उसको वो चीज़ के बारे में एजुकेट नहीं करवाओगे, जब तक आप वो चीज़ के बारे में उसको पढ़ाओगे नहीं, तब तक वो एक ह्यूमन से कैपिटल नहीं बनेगा. राइट. तो अब उसको कैपिटल बनाने के लिए एजुकेशन एक क्रूशियल फैक्टर आ जाता है, ये क्रूशियल ड्राइवर है. राइट. क्योंकि इससे जब वो पढ़ेगा तो हमने देखा कि हमारी नेशनल इनकम बढ़ेगी, हमारा कल्चरल रिचनेस बनेगा, और गवर्नेंस में एक एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी. राइट. क्योंकि जब आप कोई चीज़ को पढ़ाते हो, किसी इंसान को पढ़ाते हो, तो वो अपनी रैशनलिटी इंक्रीज करता है. वो सिर्फ ज्योग्राफी के बारे में नहीं पढ़ रहा, सिर्फ हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ रहा, बट इनफैक्ट वो अपनी रैशनलिटी भी इंक्रीज कर रहा है. तो जब वो अपनी रैशनलिटी इंक्रीज करेगा, दैट मीन्स कि वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज करेगा, तो उसमें एक सिविक सेंस डेवलप होगा. जब उसको सिविक सेंस डेवलप होगा तो वो दूसरे दूसरे कल्चर, दूसरे दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करने लगेगा, एंड दैट मीन्स कि एक डाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखेगा.
ओके। एंड नेशनल इनकम तो हमने देखा ही है वो कैसे बढ़ाएगा, कि जैसे हमने एक देखा था कि एक डॉक्टर जब बनता है, ठीक है, कि आपने जब एक को डॉक्टर बनाया है तो वो डॉक्टर बन के क्या करेगा, वो लोगों को या तो क्लिनिक खोलेगा या कोई और हॉस्पिटल में काम करेगा। तो जब मैं वो क्लिनिक में जाऊंगा या कोई हॉस्पिटल में जाऊंगा तो वो वहां पे मेरा इलाज करेंगे। तो जब उन्होंने मेरा इलाज किया तब एज ए ह्यूमन मैं क्या करूंगा कि यहाँ से मेरी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी। तो जब मेरी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी तो मेरा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो मैं और ज़्यादा काम करूंगा, मैं और ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करूंगा। जितना ज़्यादा जीडीपी बढ़ेगा उतना ज़्यादा नेशनल इनकम बढ़ेगा, राइट। तो दैट मीन्स कि उस तरीके से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में मेरा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हो जाएगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि डॉक्टर ने मेरा इलाज किया। अगर डॉक्टर इलाज नहीं करता तो मैं प्रोडक्टिविटी, मेरी हेल्थ इंप्रूव नहीं होती, प्रोडक्टिविटी और ये सब का इशू परसिस्ट करता। ओके तो इस तरीके से ये चीज रिलेटेड है कि आप जितना पढ़ाओगे, जितना एजुकेट कराओगे, वो उतना ज़्यादा नेशनल इनकम में करेगा, कल्चरल में रिचनेस लाएगा, और सरकार भी अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाएगी अपने गवर्नेंस में, राइट, अपने गवर्नेंस की एफिशिएंसी इंप्रूव कर पाएगी। ठीक है, फिर अगर हम देखते हैं कि अगर इनिशिएटिव्स देखें कि सरकार ने सबसे ज़्यादा क्या टाइप के इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो एक तो है नवोदया विद्यालय, जिसके अंदर मेजर चीज़ क्या बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बेंचमार्क सेट किया जाएगा फॉर एजुकेशनल एक्सीलेंस, कि एजुकेशनल एक्सीलेंस के लिए ये चीज़ किया जाएगा, दैट इज़ नवोदया विद्यालय। एंड उसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन इंप्रूव कर रहा है सरकार। अब वोकेशनल एजुकेशन का मतलब क्या रहता है कि वो टाइप का एजुकेशन जो आपकी स्किल डेवलपमेंट करता है। जैसे हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे कि एक है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन हो गया, ठीक है, इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट होगा। जैसे मैंने अभी रिसेंटली कहीं सुना कि एक पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो क्या कर रही है, वो लोगों को ड्रोन के लिए पढ़ाई करवाएगी। दैट मीन्स कि आपको एक ड्रोन का लाइसेंस चाहिए, एज अ पायलट का लाइसेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको पढ़ाई करवाएगी। दैट मीन्स कि वो भी एक स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि एक नया सेक्टर बन रहा है वो ड्रोन का। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हो रहा है, मशीन लर्निंग हो रहा है। जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने क्या किया था कि एक आईटी सेक्टर में जॉब ली थी, तब उनकी सैलरी का पैकेज था अराउंड 5 to 6 लाख। फिर उन्होंने वो अपनी एक नया कोर्स किया उन्होंने, तो कोर्स करके उन्होंने वापस इंटरव्यू दिया तो अब उनकी सैलरी हो गई 10 लाख। फिर उन्होंने वापस एक नया कोर्स किया, मतलब वापस अपना स्किल डेवलपमेंट किया, और फिर एक नई इंटरव्यू के अप्लाई किया तो वापस उनकी सैलरी बढ़ गई, हो गई 15 लाख। तो दैट मीन्स कि 5 लाख से 15 लाख हो गई। ये क्यों हो गई? क्योंकि उन्होंने एवरी टाइम अपने स्किल को अपग्रेड किया। तो जितना ज़्यादा स्किल अपग्रेडेशन होता रहा उतना ज़्यादा उनका बेटर वे में वो परफॉर्म करते गए, अल्टीमेटली वो चीज़ होती गई। अब स्किल डेवलपमेंट सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही नहीं होती है, कई सारी चीज़ों में भी होती है। जैसे आप ऑब्जर्व करोगे कि सरकार क्राफ्ट, ट्रेडिशनल क्राफ्ट और ये सब में भी काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। वो चाहता है कि हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल क्राफ्ट में लोग अपनी स्किल सेट डेवलप करें। सरकार प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन कर रही है, टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करी, दैट मीन्स ई ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट लेके आ रही है और एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है इंडिया में। ओके, पर अगर आप देखें कि एजुकेशन के लिए बजट कितना रहता है, तो जो अभी लास्ट ईयर का जो भी बजट रहा है दैट इज 2024-25 में, तो वहां पे ऑलमोस्ट 1.48 लाख करोड़ का बजट रखा गया है। और ये पैसा चार जगह पे सबसे ज़्यादा जाएगा। सबसे पहले जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में, देन जाएगा हायर एजुकेशन में, फिर आएगा स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स में, एंड देन आएगा फिर एडिशनल काइंड ऑफ स्कीम्स में। तो इस तरीके से ये चीज़ एलोकेट की जाएगी। तो अगर हम ट्रेंड देखते हैं कि एजुकेशन एक्सपेंडिचर का क्या ट्रेंड रहा है, तो अगर हम सिंस आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान से देखें तो जीडीपी का 0.64% ही इन्वेस्ट किया जाता था, एज एक्सपेंडिचर होता था फॉर एजुकेशन। बट फिर उसको इंक्रीज किया 3%, 3.1% कर दिया 2019-20 में। 2022-23 का देखें तो अगेन 3% पे लाया, और 2024-25 का देखें तो दैट इज द 6% ऑफ जीडीपी, यानी कि ये अभी तक का हाईएस्ट एक्सपेंडिचर रहा है ऑन एजुकेशन। दिस करंट बजट जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2024-25, उसके अंदर एजुकेशन में सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। सो दैट मीन्स कि सरकार एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट ये सबको काफी ज्यादा कंसर्न कर रही है, एंड अबव ऑल वो ह्यूमन रिसोर्स यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को काफी ज्यादा एम्फेसाइज कर रही है। ओके, और अगर हम लिटरेसी का प्रोग्रेस देखते हैं
तो इंडिया में जो लिटरेसी रेट है वो पहले 18% थी इन 1951 में, जो इंक्रीज होके हो गई 74.04% इन 2024 में। बट अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ है। डिस्पैरिटीज़ मेल और फीमेल में है, और इसके अलावा जो अर्बन और जो रूरल एरिया है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ है। और अगर हम सेंसस की बात करें कि जो 2011 का सेंसस हुआ था, तो उसके अंदर बताया कि जो इंडिया में लिटरेसी रेट है वो दो रेंज में काफ़ी ज़्यादा जाती है, कि जैसे केरला है जिसके अंदर 94% तक लोग लिटरेट है, और बिहार है जिसके अंदर 62% तक के लोग ही लिटरेशन है। तो दैट मीन्स कि हमारे पास डिस्पैरिटीज 3 सेक्टर से हो रही है। पहला तो जेंडर बेस पे हो रहा है, मेल फीमेल बेस पे हो रहा है, और दूसरा हमारा अर्बन और रूरल के बेस पे हो रहा है, और तीसरा हमारे स्टेट के बेसिस पे भी हो रहा है, कि कुछ स्टेट जो है वो काफ़ी अच्छा लिटरेट है और कुछ स्टेट काफ़ी लो लिटरेसी पे अभी भी चल रहे हैं। सो दैट मीन्स कि ये तरीके से काफ़ी ज़्यादा वेरी कर रहा है हमारा लिटरेसी लेवल। ओके, फिर अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो 2023-24 में जो टोटल हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था फॉर हायर एजुकेशन वो इंक्रीज हो गया है 28.4%, राइट। एंड जो पिछले 70 ईयर में जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है या स्पेशलाइजेशन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। अगर हम ये टेबल देखते हैं कि पहले नंबर ऑफ कॉलेजेस 750 थी, अब ये 45,000 हो गई है। नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ पहले जस्ट 30 थी, ये बढ़ के 1000 हो गई है। स्टूडेंट एनरोलमेंट पहले सिर्फ 2.5 लाख हुआ करता था, अब ये बढ़ के 40 लाख हो चुका है। फैकल्टी का रिक्रूटमेंट पहले सिर्फ 24,000 हुआ करता था, अब ये बढ़ के 1.5 लाख फैकल्टीज का रिक्रूटमेंट हो चुका है। सो दैट मीन्स इस तरीके से हमारा फिगर्स जो है वो चेंज हुआ है। यहाँ पे ये तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, वी आर ग्रोइंग इन दी हायर एजुकेशन, बट येस नॉट अप टू द मार्क। और हमारा मेजर कंसर्न इज नॉट हायर एजुकेशन, मेन कंसर्न है हमारा स्किल डेवलपमेंट है, कि हमारा हायर एजुकेशन में कर भी ले रहा हूँ बट मेरा स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो ये एक मेजर कंसर्न रहता है। ओके, राइट। अब अगर हम हेल्थ पे आते हैं, अगर हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ जैसे मैंने कहा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं हेल्दी रहूँगा तो मैं ज़्यादा काम करूँगा, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव रहूँगा, उसके अकॉर्डिंगली मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, जितना मैं पैसा कमाऊँगा उतना मैं पैसा खर्चा करूँगा, और उतना ज़्यादा मार्केट में पैसा घूमेगा। लेकिन अगर मेरी हेल्थ ठीक होगी तो ही मैं पैसा कमा पाऊँगा, हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मेरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लो रहेगी। तो वही चीज़ बताया गया है कि हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल इज क्रूशियल फॉर रियलाइजिंग देयर पोटेंशियल एंड मेंटेनिंग द एबिलिटी टू कॉम्बैट इलनेस, राइट। कि अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, अगर आपकी हेल्थ लो रहेगी तो आपका प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी ज़्यादा इशू रहेगा, राइट। तो अगर हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और उसके आउटकम की बात करें, तो 2023 का अगर हम देखते हैं तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में वो अप्रोक्सीमेटली 70.62 ईयर्स तक की है। ओके, अगर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखें तो वो डिक्रीज होके 25.8 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्ड्स हो चुका है। अगर क्रूड बर्थ रेट देखें तो 16.75 बर्ड्स हो रहे हैं पर 1000 पॉपुलेशन। अगर क्रूड डेथ रेट देखें तो इट स्टैंड्स एट 7.4 डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन। अगर हेल्थ केयर एक्सेस की बात करें तो जो नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है इंडिया में, दैट इज़ ओनली 542 मेडिकल कॉलेजेस है एंड 313 डेंटल कॉलेजेस अक्रॉस द कंट्री। और ये जो 4 स्टेट है दैट इज़ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे है। तो दैट मीन्स बाकी सारे स्टेट में एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका है, कि बाकी सारे स्टेट में इतने ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है नहीं या डेंटल कॉलेजेस है नहीं जितनी रिक्वायरमेंट है। ये 4 स्टेट्स में सबसे ज़्यादा, दैट इज आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो इसको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है कि हमें बाकी सारे स्टेट्स में भी कॉलेजेस लाने की ज़रूरत है। ओके, देन अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। क्यों इशू है? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ हो रही है? तो इंडिया में देखते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा कि पिरामिड रहता है, इकोनॉमी का पिरामिड, जिसके अंदर 3 टाइप का वर्कर होता है। पहला हो जाता है सीईओ क्लास, दूसरा हो जाता है मैनेजेरियल क्लास, और तीसरा हो जाता है वर्कर क्लास, राइट। और जो बेस रहता है वर्कर क्लास का इज मच ब्रॉडर एज कंपेयर टू द अदर 2 क्लासेस। दैट मीन्स कि इंडिया की अगर बात करें तो 140 करोड़ की जनता है टोटल, उसमें से ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन बिलोंग्स टू द वर्कर क्लास, राइट।
तो दैट मीन्स इस तरीके से इकोनॉमी में ये चीज़ें डिफाइन रहती है। अब जो वर्कर क्लास रहता है इंडिया में, या जो बाकी सारे वो वर्कर्स रहते हैं, जो स्किल सेट रहते हैं, वो 3 एरिया में डिवाइड किए जाते हैं। ओके, इंडिया में 3 टाइप के वर्कर्स रहते हैं। पहला तो आ जाते हैं अनस्किल्ड, ठीक है, दूसरे आ जाते हैं सेमी स्किल्ड, एंड तीसरे आ जाते हैं हाई स्किल्ड। ओके, और अगर इंडिया में देखें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो रहती है वो अनस्किल्ड लोगों की है, दैट मीन्स कि वो ये वर्कर क्लास की आ जा रही है। और जो सेमी स्किल्ड है और वो हाई स्किल्ड है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है। फ्लक्चुएशन इन द सेंस ऐसा है कि इंडिया में जो अनस्किल्ड वर्कर है वो मेजरली कहाँ जाते हैं, वो प्राइमरी सेक्टर में चले जाते हैं, दैट मीन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाते हैं। और जो हाई स्किल्ड है ये मेजरली जाते हैं सर्विस सेक्टर में। ओके, एंड जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो वहां पे जाते हैं सेमी स्किल्ड टाइप के लोग, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ओके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेमी स्किल्ड टाइप के लोग जाते हैं। अब यहाँ पे इश्यू क्या हुआ है इंडिया में कि आज के टाइम में आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, और फिर अगर मैं कोई एमएनसी के पास इंटरव्यू देने जा रहा हूँ तो वो मेरे को अभी भी अनस्किल्ड समझ रहे, इवन तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ। तो वहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि यू आर नॉट हाईली स्किल्ड। ठीक है, दैट मीन्स कि इंडिया में जो मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो हाई स्किल्ड सेक्टर में, दैट मीन्स कि वो सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा है। वेयर जो मेजोरिटी ऑफ द यूथ है वो हाई स्किल्ड नहीं है, वो सेमी स्किल्ड है। ठीक है, वो सेमी स्किल्ड है। और सेमी स्किल्ड कहाँ चाहिए होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आ रही है। तो क्या हो रहा है कि मैंने पढ़ लिया फिर भी मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो मैं एक एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ये अर्बन एरियाज में काफी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, वापस एक बार समझ लीजिए कि जो अनस्किल्ड होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में जाता है, जो हाई स्किल्ड होता है वो सर्विस सेक्टर में जाता है, जो बीच का रहता है दैट इज सेमी स्किल्ड वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाता है। तो इंडिया में जो जॉब की रिक्वायरमेंट्स आ रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ रही है, वो हाई स्किल्ड के लिए आ रही है। अब हाई स्किल्ड में उन लोगों को जॉब मिलती है जो बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फॉर एग्जांपल आईआईटी हो गया, आईआईएम्स हो गया, या वेरियस टाइप की इंस्टीट्यूट्स हो गई जो काफ़ी ज़्यादा रिकग्नाइज रहती है। ठीक है, वेर एज मेजोरिटी ऑफ द जो यूथ है वो लो स्किल्ड तरीके से रहते हैं, दैट मीन्स कि वो सेमी स्किल्ड अपॉर्चुनिटीज रहती है उनके पास, सेमी स्किल्ड है उनके पास। लेकिन सेमी स्किल्ड वालों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स नहीं है, सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब है। तो जो बहुत सारा यूथ है उनको जॉब नहीं मिल रही है, एंड हेंस वो पढ़े लिखे बेरोजगार हो गए, यानी कि वो एजुकेटेड होके भी अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, सो अनएम्प्लॉयमेंट का बेसिक मतलब वही होता है, वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं पर उनको नहीं मिल रहा है। राइट, सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। राइट, तो वही चीज है दैट इंडिविजुअल्स हु आर विलिंग टू वर्क एट अ प्रिवेलिंग वेजेस बट कैनॉट फाइंड जॉब्स। राइट, सो दैट मीन्स कि जो हमने स्टोरी ऑफ विलास और वो शकाल की देखी थी, तो उसके अंदर जो उसकी मदर थी शीला, राइट, या उसके जो भाई और बहन थे जीतू और सीतू, वो अनएम्प्लॉयड नहीं कंसिडर कर सकते बिकॉज उसकी मदर ने हाउसवाइफ का प्रोफेशन चूज किया है, और उसके भाई और बहन दे वर टू यंग, राइट, सो दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड वो होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको काम करना है एट पर्टिकुलर वेज पे बट उनको काम नहीं मिल रहा है। राइट, सो 2 टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, पहला है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा है अर्बन। रूरल में जो रहता है वो है सीजनल एंड डिसगाइज। सीजनल वो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक पर्टिकुलर सीजन चल रहा है, एक पर्टिकुलर सीजन चल रहा है, कोई फेस्टिव सीजन आ गया है, तो आपको फेस्टिव के टाइम पे आपको काम है, बाकी के टाइम पे आपको काम नहीं है, सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ सीजनल, यानी कि आप सीजनली एम्प्लॉयड हो और सीजनली आप अनएम्प्लॉयड भी हो, सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फिर दूसरा आ जाता है डिसगाइज। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, ये मेजरली रूरल एरिया में रहता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे होता है कि एक पर्टिकुलर फील्ड है, एक एग्रीकल्चर की फील्ड है, ठीक है, वहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं और वो मिलके 100 टन्स का वीट जनरेट कर रहे हैं। ओके, अब ये 4 के साथ 3 और मिल गए, यानी कि अब कितने हो गए, 7 लोग काम कर रहे हैं, फिर भी ये 100 टन्स का ही जनरेट हो रहे हैं। तो ये जो 3 नए आए हैं, दीज 3 न्यू आर नोन एज
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट आ जाते हैं। ओके तो इस तरीके से ये चीज रहती है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। वेर जो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर मेजर चीज जो रहते हैं दैट इज द एजुकेटेड लोग, कि आप एजुकेट तो हो बट फिर भी आपके पास नौकरी नहीं है। सो दैट इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये बहुत ज़्यादा हो गया है इंडिया में एट दिस सिनेरियो, राइट। ओके और हम कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, अगर मैं अनएम्प्लॉयमेंट रहता हूँ तो मैं क्या रहूँगा, मैं किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहूँगा। अब मैं डिपेंडेंट रहूँगा तो मैं खुद के हिसाब से मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव नहीं कर पाऊंगा, तो उससे मेरी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ रहेगी वो काफ़ी ज़्यादा लो रहेगी। और उसके चलते मैं एक ऐसी जॉब लूँगा जो एक लो पेइंग जॉब होगी। तो जो लो इनकम जॉब होगी, जो मेरी स्किल्स के साथ मैच नहीं होगी, मेरे एस्पिरेशंस के साथ मैच नहीं होगी, तो मैं एक पॉवर्टी के साइकिल में ही रहूँगा, यानी कि आई विल रिमेन पुअर। अगर मैं पुअर रहूँगा तो मैं मेरे बच्चों को ना ही अच्छा पढ़ा पाऊंगा, ना ही उनको स्किल डेवलप कर पाऊंगा, ना नॉलेज डेवलप कर पाऊंगा, ना ही उनको अच्छी हेल्थ दे पाऊंगा। तो अल्टीमेटली वो भी पुअर ही रहेंगे। यही तो डिफरेंस था दैट इज शाकाल और विलास की स्टोरी पे, कि शाकाल की स्टोरी में उसके फादर और मदर हेल्दी थे, अच्छा काम था, तो उन्होंने उसको अच्छे से पढ़ा दिया। वेर इज विलास के फादर की डेथ हो गई, मदर भी बीमार रहती थी, तो घर पे कोई कमाने वाला नहीं था, तो विलास को पढ़ाई लिखाई छोड़ के काम स्टार्ट करना पड़ा। तो उसके चलते उसकी इनकम लो रह गई, उसकी प्रोडक्टिविटी भी लो रह गई, एंड हेंस उसके आने वाले जो बच्चे रहेंगे वो भी लो ही रहेगा, राइट। तो ये एक मेजर इशू रहता है। सो दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके अगर हम इसका ट्रेंड देखते हैं दैट व्हाट इज द ट्रेंड एट प्रेजेंट, जो एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड चल रहा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में देखते हैं तो 45% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। वेरएज इसका जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है उसका हाफ भी नहीं है, दैट इज 19.2%। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का देखते हैं तो ये एम्प्लॉय करता है ऑलमोस्ट 11.4%, और जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है दैट इज 27%, ये ज़्यादा है। और अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो 28.9% लोगों को ये एम्प्लॉय करता है, वेर जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज मोर देन 53%, राइट। तो ये एक काफ़ी डिस्टर्बिंग फिगर हो जाता है। कैसे डिस्टर्बिंग फिगर हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर आप एक फिगर देखिए कि 45% पॉपुलेशन एक जगह पे काम कर रही है, लेकिन वो जीडीपी में सिर्फ 19% का ही कंट्रीब्यूशन कर पा रही है। नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज गुड कि 11% पॉपुलेशन 27% का कंट्रीब्यूशन कर रही है, यहाँ पे 28% पॉपुलेशन 53% का कंट्रीब्यूशन कर रही है। तो हमारे पास प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, यहाँ पे जो 45% पॉपुलेशन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा फिर कौन सी टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट रहा, ये रहा डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि आपने इतने ज्यादा लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय करके रखा है, फिर भी आप अपना जीडीपी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज नहीं करवा पा रहे हो। सो दैट इज समथिंग इशू, राइट। तो इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर कंसर्न रहता है हमारे इंडिया के लिए, राइट। तो पीपल एज अ रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने ह्यूमन का कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, तो ही वो आपको फ्यूचर में रिटर्न दे पाएगा, राइट। सो दिस वॉज इट फ्रॉम टूडेज वीडियो। In the coming video, we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.